कि मैं कोई मझावा छोटा नहीं हूँ और मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आप सभी मझावे श्रोता है। और चूंकि आर्य समाज में आते हैं तो धर्म का पालन करने की सबको आदत पड़ी हुई है। और मजे हुए श्रोता का एक धर्म यह भी होता है कि मजे हुए श्रोता अनमजे श्रोता को तुरंत पहचान लेते हैं और पहचानने के बावजूद भी उसका सहयोग करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं। तो आप सब सॉरी मेरी गलती, देखा आप अनमजा के थे ना, अनमजा पहले वाक्य में गलती हो गई। तो मैं अनमजा बोलता हूँ, लेकिन आप में जो श्रोता है अपने श्रोता धर्म का पालन करेंगे और मुझे कठिनाई नहीं होगी। अस्तु। तो आज का जो विषय है वो है समाज और उसके फंक्शन के लिए आवश्यक तत्व। तो क्योंकि इसके दो विषय, एक तो समाज और उसके फंक्शन के लिए आवश्यक तत्व, वो कौन सी चीजें होंगी जिनके बिना समाज फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दो चीजों को समझ लेते हैं। एक तो हम समाज, तो समाज के विषय में हम बचपन से सुनते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हम एक वाक्य सुनते हैं, जगह जगह लिखा होता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इस वाक्य का एक प्रतिपक्ष और भी निकल कर आता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, पर इसका एक विपरीत अर्थ भी निकल कर आता है कि मनुष्य एकल प्राणी नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। तो एकल प्राणी नहीं है, इस बात का मतलब क्या हो गया? एकल प्राणी नहीं है, इस बात का मतलब ये होगा कि कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसको अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कोई कहे जी संसार में तो सभी तरीके के लोग होते हैं, कुछ योगी टाइप के लोग भी होते हैं जो कि अकेले भी रह सकते हैं, एकांतवास में रहते हैं। तो कितने समय के लिए एकांतवास में रह सकते हैं? साल 6 महीने के लिए एकांतवास में जाएंगे, फिर से वापस समाज के अंदर आना पड़ेगा, राइट? तो समाज की आवश्यकता उनको भी पड़ेगी। अब कोई ऊपर से उसमें भी दुराग, लेकिन योगी के साथ में एक बात यह रहेगी कि सामान्य मनुष्य के अलावा उनका जो थोड़ा सा विरक्ति का स्तर है वो थोड़ा अलग रहेगा। तो उनका समाज से जो जुड़ाव रहता है, समाज से जुड़ाव तो रहता है, लेकिन समाज का जुड़ाव थोड़ा अलग प्रकार से रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई योगी विरक्त होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कोई आदमी नदी में डूब रहा है, डूबने दो, मैं तो विरक्त हूं, मेरा क्या जाएगा, डूबने दो, इसका जीवन है, ये डूब रहा है, इसके कर्म है, इसका फल है, डूबने दो, वो ये नहीं कहेगा। उसके उल्टा योगी का उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि योगियों का जीवन अपने लिए नहीं होता, उनका जीवन समाज के लिए होता है। तो अगर उसको तैरना आता है, दैट विल बी द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको बचा लूं और उसकी कोई स्वार्थ भावना नहीं जुड़ी हुई है। अगर उसको तैरना आता है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करने का है, तो वो काम योगी करेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि योगी तो अकेले जंगलों में भी रह सकते हैं, अकेले जंगलों में रह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई योगी जवान शरीर लेकर अंतरिक्ष से सीधा तो टपक नहीं पड़ेगा जंगल के अंदर, लेकिन आएगा तो किसी माँ के गर्भ से। तो इसका मतलब 10-15 साल तक उसको भी लालन पालन और वो सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब जो एक सामान्य बच्चे के जीवन को बढ़ाने के लिए उसकी दवा, वस्त्र, शिक्षा आदि जिसमें भी समाज का जो सहयोग होता है, जैसी आवश्यकता एक सामान्य बच्चे को पड़ती है, वैसी ही आवश्यकता एक योगी को भी पड़ने वाली है, अगर कोई इस तरीके का योगी होगा भी तो यहां तक तो हमने देख लिया कि एकल प्राणी नहीं हो सकता। अब हम सामाजिक किस तरीके से, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं आगे चल, फंक्शंस को समझने से पहले। तो आर्य समाज का एक नियम कहता है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और मनुष्य समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में आते हैं कि ये हमारे उद्देश्य हैं। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति मेरे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है और इन उद्देश्यों की पूर्ति में मेरे लिए सहायक है, वो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे समाज का हिस्सा बनता चला जाएगा। संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, भारत में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी सामाजिक रूप से सीधा मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ लोग कि समाज के सभी लोग मेरे समाज का हिस्सा हो, या फिर संसार के सभी लोग मेरे समाज का हिस्सा हो, वैसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूं, और बैंगलोर में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मांसाहार का काम करते हैं या फिर मांस का काम करते हैं। अब वो है तो सही, लेकिन उनका होना या ना होना मेरे लिए एक समान है। कल को मोदी जी रात को 8 बजे आकर कहते हैं मित्रों और कुछ नई चीज लेकर आ जाए, उनका काम धंधा ठप हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मेरे समाज का हिस्सा नहीं है। मैं जो अपने जीवन में करना चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। और तो और अगर वो सारे के सारे के लोग संसार से अचानक चले भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, परोक्ष रूप से पड़ेगा। इतने सारे लोगों का व्यवसाय एकदम से खत्म हो जाएगा तो संसार में
या फिर मेरे आसपास जिस रीजन में मैं रहता हूँ, हो सकता है वहां पे चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ जाए, परोक्ष रूप से मुझे फर्क पड़ेगा। अब कसाई नहीं रहेंगे तो पशु बढ़ेंगे, तो हो सकता है दूध की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी, तो परोक्ष रूप से इस तरीके से मुझे फर्क पड़ेगा। और ये परोक्ष रूप का जो फर्क है, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ये तो हर चीज का होता है, ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो सामाजिक सर्कल है वो बनता और बिगड़ता रहता है। हमारी समय, हम स्टूडेंट का सामाजिक सर्कल अलग रहेगा, वही व्यक्ति थोड़ा बड़ा होगा, वही व्यक्ति जैसे पहले मैं दिल्ली फरीदाबाद में रहता था तो मेरा सामाजिक सर्कल अलग था, यहाँ पे आने के बाद में मेरा सामाजिक सर्कल अलग हो जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन व्यक्तियों के साथ में रहता है, जो संगठन बनाता है, उसको हम समाज कहते हैं। तो इससे हम ये भी समझ जाते हैं कि समाज व्यक्तियों के समूह का नाम हो गया, जो कि मेरे लिए आवश्यक है। तो जहां भी समूह की बात में आ जाती है वहां पे फंक्शन की भी बात आती है, क्योंकि समूह को फंक्शन भी करना होता है। किसी भी प्रकार के सिस्टम को फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ उसके आवश्यक तत्व होते हैं। तो वैसे ही इस सामाजिक व्यवस्था को या फिर समाज को फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ नियम या फिर व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसके कुछ आवश्यक तत्व होंगे जिनकी उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि एक समाज को चलाने के लिए उसके कौन कौन से आवश्यक फंक्शन होंगे और वो तत्व कौन से होंगे जिनके बिना समाज चल ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा नियम पकड़ लेते हैं। वो नियम ये है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। तो इसका मतलब जीव को हर कदम पर जानने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जानने की अगर उसको आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मतलब जानने वाले की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बिना जाने और बिना जनाए, क्योंकि हर चीज हर कदम पर हमको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, ये वाला काम कैसे होगा। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध चूसने के अलावा उसको कुछ नहीं आता, आग उसको जलाएगी ये भी उसको नहीं पता होता, बाकी सारी चीजों तो एकदम ही छोड़ ही दीजिए। तो सबसे जो मूलभूत आवश्यकता किसी भी समाज को चलाने के लिए जो पड़ेगी वो जानने और जनाने की पड़ेगी। और जानना और जनाना ये दोनों ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब समाज को चलाने के लिए हम समाज को और देश को इंटर रिलेटेड भी इंटरचेंजेबल रूप में भी देख सकते हैं। सबसे पहली जो आवश्यकता पड़ेगी वो हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। बिना नॉलेज के ये सोशल सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना नॉलेज के ना तो हम क्या खाना है वो हम पता कर पाएंगे, क्या पहनना है वो पता नहीं कर पाएंगे। सर्दी में गर्म कपड़ा चाहिए तो गर्म कपड़ा बनेगा कैसे, पहले तो कपास बोना कैसे, कपास बो दिया तो उसमें से वो रून को धुन के निकालना कैसे, निकाल भी लिया तो उसको कपड़ा बनाना कैसे। ये सब नॉलेज के एस्पेक्ट हैं और इन नॉलेज के एस्पेक्ट के बिना कोई भी समाज फंक्शन नहीं कर पाएगा, लोग जी नहीं पाएंगे। तो ज्ञान एक पहली आवश्यकता हो जाती है, पहला फंक्शन हो जाता है। अगर हम सोचे दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि ज्ञान है, नॉलेज है हर चीज की हमारी सोसाइटी में, लेकिन कामों को करने के लिए लोग जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। माने बच्चे हैं और स्कूल है, लेकिन स्कूल तक जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही अगर लड़कियों की बात ले ली जाए तो छेड़खानी की समस्याएं बहुत ज्यादा है, सुरक्षित नहीं है। आज के समय में लोग यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो लोग अपना सर्वर की तारें काट देते हैं, लोग सुरक्षित ही नहीं है। तो समाज में नॉलेज तो है लेकिन सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, या फिर सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर सुरक्षा की भावना नहीं होगी समाज के अंदर, या फिर सुरक्षा प्रैक्टिकल रूप में नहीं होगी, तो भी समाज फंक्शन नहीं करेगा। राइट? हम 3 तरफ से 4 तरफ से इतने सारे पड़ोसियों से घिरे बैठे हैं, अगर सीमाओं की सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम यहां बैठ के सब बुद्धि वाली चर्चाएं नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज कितनी भी हो, अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो भी समाज फंक्शन नहीं कर पाएगा, समाज नहीं कर पाएगा। तो एक चीज तो हो गई ज्ञान और दूसरी चीज हो गई सुरक्षा। माने भय मुक्त वातावरण समाज को फंक्शन करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। क्या कोई और भी ऐसी तीसरी चीज हो सकती है जो कि समाज को चलाने के लिए आवश्यक है, अगर हम सोचें तो? जी
सच मार्ग मेरे ख्याल से वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आप जानते चले जाएंगे कि आपको सत्य भी बोल रहे हैं। एग्जीक्यूशन, चलो ठीक है, एग्जीक्यूशन पे भी हम आएंगे। तो जी ठीक है, काम करने की विलिंगनेस या फिर काम करने की अवेलेबिलिटी, ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। ज्ञान भी है और सुरक्षा का वातावरण भी है, दो चीजें हो गई। इसको ऐसे ले लेते हैं कि समझ लीजिए दूध है, दूध सभी की आवश्यकता है। बच्चे को तो दूध अपनी मां से मिल जाता है, उसके बाद में 2 साल के बाद में कैसे मिलेगा? अब दूध कैसे बनाना है, माने गाय को कैसे पालना है, ये सब नॉलेज वाली बातें निकाल लिया हमने। हमारे पास ये नॉलेज भी आ गई कि अगर तुमको रात के 9 बजे दूध चाहिए तो फिर दूध को पास्चराइज करने का भी एक नॉलेज होती है, और उसको पैकेट में डालना भी एक नॉलेज की बात है, और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी नॉलेज की बात है, राइट। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिल्क प्लांट से लेके आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो वैन आएगी, वो वैन सिक्योर भी है, उसको कोई लूटेगा नहीं, सिक्योरिटी भी हो गई, राइट। पर तीसरी चीज की जो हमको जरूरत पड़ेगी, मिल्क प्लांट होना चाहिए। मिल्क प्लांट नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? गाय भगवान का मिल्क प्लांट है, हम अपने मिल्क प्लांट की बात कर रहे हैं। तो अगर मिल्क प्लांट ही नहीं होगा तो वो दूध हम तक कैसे पहुंचेगा? नॉलेज भी हो गई, सिक्योरिटी भी होगी। इसका मतलब जो तीसरी चीज आती है, ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको बाकी चीजों में भी घटा सकते हैं। मेडिकल साइंस है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, स्टंट डाल के उसको टेम्परेरी ठीक किया जा सकता है। वैसे तो कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी अवेलेबल है, नॉलेज भी है, पेशेंट भी है, हॉस्पिटल ही नहीं है, कैसे करोगे? तो मिल्क प्लांट का एग्जांपल ले लें, चाहे हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लें, इनको लगाने वाला कौन होता है? ईश्वर। इनको लगाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन इनको लगाते हैं। तो इसका मतलब तीसरी चीज क्या हो गई, अगर इसको एक लेवल पर लेकर आए, उद्यमशीलता। आपके पास में नॉलेज भी है, आपका समाज सिक्योर भी है, लेकिन आपके समाज में ऐसे लोग नहीं है, आप ऐसे लोगों को पैदा नहीं कर पाए जो कि चीजों को अवेलेबल करवाने के लिए या फिर चीजों को बनाने के लिए पुरुषार्थ कर सकें, इतने नॉलेजेबल हो, उनके पास में वो विजन हो कि यहां पे एक मिल्क प्लांट की आवश्यकता है, हमको भी एक मिल्क प्लांट लगाना है। नॉलेज तो है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन उद्यमशीलता नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी समाज को फंक्शन करवाने के लिए आवश्यक है, वो होगा उद्यमशीलता। ना तो ये होगा, ना ये भी नहीं होगा अगर उद्यमशीलता नहीं होगी तो, राइट। तो ना तो मैं ये लिख सकता और ना ये लिख के पढ़ के इसको बोल सकता। तो समाज के बेसिक फंक्शंस में 3 चीजें हमने देखी। नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है, सिक्योरिटी का होना आवश्यक है, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत आवश्यक है। क्या हम कोई चौथी चीज भी सोच सकते हैं कि जिसके बिना ये तीनों हो तो ये भी, अगर वो चौथा नहीं है तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा समाज या फिर देश? फाइनेंस। अगर उद्यम, ठीक है, उद्यमशीलता अगर है तो मेरे ख्याल से फाइनेंस रहेगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सोर्सेस होंगे आपका मतलब है? जी हाँ जी, ठीक है। तो मिल्क प्लांट के उदाहरण पे आ जाते हैं हम। आपके पास में नॉलेज भी है, पास्चराइज कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, आपके पास में सिक्योरिटी भी है कि मिल्क प्लांट से आपके घर तक पैकेट पहुंच जाएगा सिक्योरली, कोई उसको लूटेगा नहीं, फाड़ेगा नहीं, और तीसरा चीज मिल्क प्लांट लगा भी हुआ। पर इतने से तो बात बन नहीं जाएगी, आपको एक चौथी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। कोई तो चाहिए जो मिल्क प्लांट में काम करेगा। मिल्क प्लांट में जब तक कोई काम नहीं करेगा, जब तक उस वैन को कोई चलाएगा नहीं, तब तक ये सब हो जाने के बावजूद भी मिल्क प्लांट में अगर ऑटोमेटेड तरीके से आज के समय में मिल्क का पैकेट बन भी गया तो भी आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। बाकी कारखाने ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, हॉस्पिटल में खाली डॉक्टर से तो बात बनती नहीं है, हर स्तर का आपको कर्मचारी चाहिए, राइट। सेना में लड़ती सेना है, लेकिन सेना को खाना पहुंचाने के लिए जो यहां से जो ट्रक जाते हैं आपका श्रीनगर तक, उन ट्रकों को चलाने के लिए आपको एक ट्रक ड्राइवर चाहिए। तो लोअर लेवल पे या फिर एंड लेवल पे आके जो व्यक्ति काम कर रहा है, अपने शरीर से जो काम कर रहा है, शरीर से जो श्रम कर रहा है, चौथा घटक आपको एक वो भी चाहिएगा। इसका मतलब चौथी चीज आपको श्रम शक्ति की आवश्यकता और पड़ेगी। श्रम शक्ति किसी भी सोसाइटी में इंजन की तरह हो सकता है, बाकी सारी चीजें हो, श्रम शक्ति ना हो तो बाकी सारी तीनों की तीनों चीजें धरी रह जाएंगी, वो किसी काम की नहीं होगी।
तो हमने देखा कि हमको समाज को चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, समाज को चलाने के लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए वातावरण के अंदर, तीसरी चीज हमको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, चौथी चीज हमको श्रम शक्ति चाहिए, लेबर चाहिए। इन चारों के अलावा क्या कोई और चीज भी हो सकती है जिसके बिना समाज नहीं चलेगा? जान ठीक है, मान लिया आपकी बात, वो जान में आ जाएगा। तो चाहे हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, मेरे ख्याल से वो हर कोई इन चारों के अंदर फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, राइट? तो अगर लेकिन इन चारों, ये चारों जब इकट्ठे रहेंगे तब तक तो समाज चल पाएगा, और इन चारों में से अगर कोई भी फंक्शन हट जाएगा तो समाज अपना काम नहीं कर पाएगा। उद्योगपति सोचे मैं तो उद्योग लगा दूंगा और काम करवा लूंगा, बस हो गया मेरा काम। श्रम शक्ति नहीं रहेगी तो चला ही नहीं पाएगा। श्रम भी हो गया, उद्योग भी हो गया, लेकिन लूटने वाले लोग खड़े हो, आगे सब लूट के लेके चले जाएंगे। गुड़गांव में हमने देखा था मारुति का प्लांट किस तरीके से चला था विदाउट सिक्योरिटी, राइट? बम बनाने की ताकत तो है, लेकिन बॉर्डर पे कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बम बनाने की जो नॉलेज है वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी। तो जब तक ये चारों घटक नहीं रहेंगे तब तक कोई भी समाज फंक्शन नहीं कर पाएगा। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको यह समझ में आता है कि सोचने विचारने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि समाज में लोग तो हैं, हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल इकाई है, और ये लोग इसलिए जुड़े थे क्योंकि इनको एक दूसरे की आवश्यकता है। इन्होंने, किसी ने इनको जोड़ा नहीं है, जुड़ा है इनकी मजबूरी है। जन्म मिला है तो जीना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जन्म मिला है, जीना पड़ेगा तो जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा तो तुमको अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, उन अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुमको अलग अलग प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि नेचुरली कोई भी एक समाज अपने आप वर्गीकृत हो रहा है। एटलीस्ट 4 पार्ट्स में तो एक समाज डिवाइड हो गया है, नेचुरली डिवाइड हो रहा है, किसी ने उसको डिवाइड नहीं किया। एक दूसरे की आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो समाज डिवाइड हो रहा है। अब ये जो डिवीजन हुआ है ऑब्वियसली ये ह्यूमन डिवीजन है, क्योंकि समाज में ह्यूमंस ही रहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का डिवीजन है। कैसे डिवीजन है? नेचुरल डिवीजन है। इस डिवीजन का हम हिंदी में नाम क्या दे रहे हैं? पहले को हम बोल रहे हैं बौद्धिक वर्ग, दूसरे को हम बोल रहे हैं सैनिक वर्ग, तीसरे को हम बोल रहे हैं उद्यमी वर्ग, और चौथे को हम बोल रहे हैं श्रमिक वर्ग। वर्गीकरण हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस इन ए सोसाइटी, राइट? अब इसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो पहला वाला क्या हो गया? नॉलेज वर्ग हो गया, प्रोफेसर और साइंटिस्ट मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, राइट? दूसरा क्या हो गया? सिक्योरिटी वर्ग हो गया, तीसरा हमारे पास में एंटरप्रेन्योर वर्ग हो गया, और चौथा हमारे पास में लेबर वर्ग हो गया। 4 कैटेगराइजेशन नेचुरली अपने आप में होते हैं, और ये मिनिमम पॉसिबल कैटेगराइजेशन है। हिंदी में मैं इसको बोल रहा हूं तो मैं इसको बोल रहा हूं वर्गीकरण, इंग्लिश में मैं इसको बोल रहा हूं तो कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। संस्कृत में किसी समय में किसी ने जो वर्ड शब्द उपयोग किया था उस शब्द का नाम था वर्ण। समाज 4 वर्णों में डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? उसकी इच्छा नहीं थी, उसने थोपा नहीं था, उसने ये देखा कि ये समाज है, इसकी ऐसी ऐसी इसकी आवश्यकताएं, तो ये समाज ऑटोमेटिकली 4 वर्गों में डिवाइड हो जाएगा। उसने उसको नाम दिया वर्ण। क्लासिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्गीकरण कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ण शब्द को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो वर्ण वर्ण इस धातु से यह शब्द बनता है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और वर्ण का होता है, वर्ण का अर्थ होता है जिसके माध्यम से किसी का वर्ण किया जाए, चयन किया जाए, छांटा जाए, उसको वर्ण कहा जाता है। समाज की आवश्यकता के हिसाब से हमने लोगों को, या फिर लोगों ने अपने आप को 4 अलग अलग कैटेगरीज में छांट लिया। मैं इस श्रेणी में फिट होता हूं, मैं इस श्रेणी में फिट होता हूं, मैं इस श्रेणी में फिट होता हूं, मैं इस श्रेणी में फिट होता हूं। उसको उस समय में कहा गया वर्ण व्यवस्था। और वर्ण शब्द जब तक मैंने बोला उससे पहले हम उसको कह रहे थे क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण। तो आज के समय में जो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था को लेकर इतनी सारी चर्चा है, या फिर इतनी सारी नेगेटिव चर्चा है, उसके अपने कारण है। वो सब हम जानते हैं कि चीजें वर्ण व्यवस्था से शुरू हुई थी, और वर्ण व्यवस्था एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था, लेकिन समय के साथ में चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही, वो एक दूसरे रास्ते पर निकल गई।
लेकिन यहाँ पर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा कि कमियां क्या है और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, जाति व्यवस्था है, वर्ण का रूप जो बदल गया, जाति व्यवस्था में आ गया, उससे सत्यानाश हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पांचवा बताइए आप। चार तो आपने बता दिया, 5 चीजों की आवश्यकता है। 5 मैंने 5 नहीं कहा, मैं 4 ही कहा है। पांचवा है, अगर पांचवा है प्रबंधन जी, मैं पांचवा है, मैं उसको लेना नहीं चाहता था। ठीक है, अब आपने छेड़ दिया तो मैं उसको ले लेता हूँ। मैनेजमेंट, प्रबंधन। एक 5वां चीज और है, ये अलग विषय हो जाएगा और ये लंबा निकल जाएगा। 5वां चीज और पड़ेगी जी, 5वीं चीज की और आवश्यकता पड़ेगी। उसमें ह्यूमन क्लासिफिकेशन नहीं होगा, माने ह्यूमन अलग अलग वर्ग में नहीं जाएंगे, जो जिस वर्ग में चला गया वो उस वर्ग में रहेगा। लेकिन फिर भी हमको ये चारों के होते हुए भी ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक ये 5वीं चीज नहीं रहेगी, और वो 5वीं चीज है कंट्रोलिंग पावर। वो 5वीं चीज है समन्वय या प्रबंधन, जैसा कि कर लेगा। जब तक इन चारों वर्गों के अंदर समन्वय नहीं रहेगा, समन्वय में बहुत सारी चीजें आ जाती है। समन्वय में प्रेम भाव आ जाता है, समन्वय में म्यूचुअल रेस्पेक्ट आ जाती है, समन्वय में जो मैं काम कर रहा हूं ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये काम मुझे सूट करता है। मैंने 10, 15, 20, 25 जितना भी साल मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद में मैं एक पायलट बन गया, उसके बाद में मैं एक डॉक्टर बन गया, उसके बाद में मैं एक ड्राइवर बन गया। राइट, ये मेरी कैपेबिलिटी थी, मैं ये बन पाया, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, ये तुम बन पाए, ये मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर रहा हूं, ये तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर रहे हो। क्या समझ रहे हो? परिवार समाज में सबसे छोटी इकाई होती है, अगर उसमें समझ में आज भी अच्छा तो जो पांचवा जो तत्व है, जो ह्यूमन क्लासिफिकेशन नहीं है, पर जो ना इसलिए फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो समन्वय है। क्यों? क्योंकि एक बार तो ऐसा मान लीजिए कि सैनिक वर्ग ये सोचने लग जाए कि अगर मैं सेना पर, अगर मैं बॉर्डर में बंदूक लेकर नहीं खड़ा होऊंगा तो तुम ये बुद्धि विलास नहीं कर पाओगे। लेकिन सोचने वाली बात फिर ये आ जाएगी, अगर श्रमिक वर्ग ये कह दे मैं तो ट्रक नहीं लेकर जाता, समझिएगा बोलो कैसे करोगे, मरोगे। राइट, जो बौद्धिक वर्ग है, बौद्धिक वर्ग ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए फर्दर डेवलपमेंट नहीं करूंगा, खाते रहो गोलियां। क्योंकि पहले गोलियों का प्रकार अलग था, अब लेट्स से चाइना ने एक अलग प्रकार की गोलियां बना ली अलग मेटल से, तो उसके लिए तुमको एक अलग प्रकार की बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो बिना इस समन्वय के समाज की गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो मेरे इस टॉपिक को आज लेने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वर्ण व्यवस्था और उसमें आ गई विसंगतियों को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से जानते भी हैं। लेकिन आज के समय में हम ये सब भी जानते हैं कि समन्वय लगभग या तो नहीं है तो उसको हटाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम उन्हीं चीजों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से ये समझ लें कि ये नेचुरली ग्रोन एक ऑर्गेनिक तरीका है समाज को चलाने के लिए, तो मेरे ख्याल से हम समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान बढ़िया तरीके से दे पाएंगे सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए। और चूंकि अभिनंदन जी अपने आयु के एक नए वर्ष में जा रहे हैं और ईश्वर ने उनको बहुत बढ़िया वाणी भी दी है, तो मैं अभिनंदन जी को ये एक जिम्मेदारी सौंपूंगा कि वो उसका आने वाले वर्ष में भरपूर उपयोग करें, समाज को जोड़ने, संगठन को बढ़ाने का और आगे बढ़ाने।